ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग की घटना से लेकर हमने ग्रहों तक का सफर तय किया। ग्रहों में हमने सारे ग्रह देखे और हमने इसके पहले वाले वीडियो में चंद्रमा के बारे में भी स्टडी किया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। हमारी जो पृथ्वी है उसका सूर्य के साथ में कैसा संबंध है और सूर्य के साथ संबंध से क्या क्या इस पृथ्वी पे घटित हो रहा है, ये सारा हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट इन गोल, और यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसके अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लें। तो इसमें देखिए, पहला अपना जो टॉपिक है वो है प्रकाश चक्र का। प्रकाश चक्र मतलब कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। हमें मालूम है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर क्या करती है, घूम रही है। तो जब भी सुबह होता है, देखिए, तो सुबह जो होता है तो ये सुबह का होना और रात का जाना, और इसी में इस पूरी पृथ्वी पे एक ऐसी लाइन होगी जहां सुबह आ रहा होगा, रात जा रही होगी। तो ये जो लाइन है सुबह आने की और रात के जाने की, यहाँ से इस प्रकाश का डिवाइडेशन होता है। मतलब एक तरफ अंधेरा और दूसरी तरफ प्रकाश होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो मुख्यतः दो तरह की गतियाँ पृथ्वी में हैं। पहली गति है इसकी घूर्णन यानी कि रोटेशन, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरी गति है इसकी परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। इसकी जो परिक्रमण है वो क्या है, वार्षिक गति है, मतलब इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, और यही उसका एक पूरा वर्ष एक प्रकार से हो जाता है। नक्षत्र दिवस क्या है, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की जो समय अवधि है उसे हम क्या कहेंगे, नक्षत्र दिवस कहते हैं। और ये जो टाइम होता है वो होता है 23 घंटे 56 मिनट। सौर दिवस क्या है, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। तो सौर दिवस की जो अवधि है वो कितनी होती है, 24 घंटे होती है। नोट, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। मतलब कि सूर्य का जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, इसकी चाल कितनी है, गति कितनी है, तो ये है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतने वेग से सूर्य का चक्कर ये लगा रही है। उपसौर क्या होता है, उपसौर क्या है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य रहता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो होती है कितनी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए, मतलब ये है कि जैसे चक्कर जो पृथ्वी लगा रही है वो एक इस प्रकार से दीर्घवृत्त में लगा रही है। मान लीजिए कि ये सूर्य है, देखिए जब ये सूर्य है और मान लीजिए ये क्या है, ये अपनी पृथ्वी है। अब ये जब चक्कर लगाएगी तो जब पृथ्वी इस जगह होगी, देखिए, तब इसके बीच की दूरी क्या होगी, सबसे कम होगी। और जब ये सबसे कम दूरी जो होगी इसी को क्या कहेंगे, हम उपसौर कहेंगे। अब जब यहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा दूरी तो हम आगे देखेंगे कि इसको क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। तो इसका मतलब यही है। अब चूंकि देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए बहुत नज़दीक बना दिया है, इतना डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन होता कंसेप्ट यही है कि सूर्य जो है एक फोकस पे रहता है दीर्घवृत्त के, और पृथ्वी जो चक्कर लगाती है तो एक समय इसकी दूरी देखिए ये सबसे ज़्यादा हो गई, और एक समय इसकी दूरी क्या है, सबसे कम हो गई। तो कम वाली को उपसौर कहते हैं,
और दूरी जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, अपसौर के नाम से जानते हैं। वही देखिए इसमें दिया है, तो यहाँ पर हमने देखा कि उपसौर की जो समय सीमा है, ये समय है वो 3 जनवरी होता है, और जो अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है। जब अपसौर होता है मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, उस समय इन दोनों के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। तो देखिए हम जाने कि दो चीजें, उपसौर और अपसौर। अब उपसौर और अपसौर देखिए, मान लीजिए हम देखें कि ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये सबसे ज़्यादा दूर की होगी, ये सबसे मान लीजिए कम दूर की है। तो ये जो दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है, ये रेखा, ये जो रेखा है इसे ही अपसाइड रेखा कहेंगे। और ये अपसाइड रेखा जो है ये सूर्य के केंद्र से गुजरती है। सूर्य अगर ये है तो ये क्या होगा कि इसके केंद्र से गुजरती है, और इसे ही अपसाइड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम अक्षांश। देखिए अपनी जो पृथ्वी है इसको अक्षांश और देशांतर नाम की काल्पनिक रेखाओं में बांटा जाता है। मतलब इनकी पृथ्वी में कोई एक्चुअली रेखाएं नहीं है, लेकिन गणना के लिए, दूरी को कैलकुलेशन के लिए अक्षांश और देशांतर दो काल्पनिक मतलब रेखाओं को माना गया है। तो अब इसमें से सबसे पहली रेखा हम पढ़ते हैं अक्षांश, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में विषुवत वृत्त, अब देखिए विषुवत वृत्त का मतलब क्या है, ये विषुवत वृत्त, ठीक है, जो 0 डिग्री कहते हैं जिसे हम। तो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मान लीजिए ये विषुवत वृत्त है, अब यहाँ से देखिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका एक कोणीय ये दूरी बनेगी, और इस दूरी के हिसाब से यहाँ भी ऐसे ही कोण बनेगा, और इन दोनों का ये मिलाई हुई एक रेखा बनेगी। ऐसे ही और रेखाएं होंगी। तो मतलब ये कि अपना ये जो विषुवत है, तो विषुवत वृत्त के उत्तर या फिर दक्षिण में कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मतलब यही कोणीय दूरी यहाँ पर भी जैसे बनाएंगे यहाँ से, तो हम देखेंगे ऐसे ऐसे रेखाएं बन जाएंगी। तो पड़ी हुई ये जो रेखाएं होंगी ये सारी अक्षांश कहलाएंगी। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। देखिए अभी जो मैंने जहाँ से केंद्र से बनाया था ना कोण, जैसे ये है, इस प्रकार से मैंने यहाँ से बनाया कोण, और फिर मैंने ये दूरी ली, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मैंने इसके परिधि पर मैंने अगर 30 अंश लिया है, तो यहाँ पर भी 30 अंश लूंगा, और इन दोनों को मिलाऊंगा, तो ये जो बनेगा ये अक्षांश बनेगा। और ये जो कोण है देखिए, ये कोण पृथ्वी के केंद्र से मापा जाएगा, ठीक है। कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से मापा जाएगा। तो केंद्र पर बनता है, इसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। अंशों में जैसे 30 अंश, 25 अंश, तो अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के विषुवत वृत्त जो है, जिसे हम 0 डिग्री कह रहे थे, वही देखिए यहाँ पे दिया है कि 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल में खींचे जाने वाले 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी किसी भी स्थल या किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इसको देखिए थोड़ा और मैं आपको समझाना चाहूँगा फ्रेंड्स। देखिए लूसेंट की ये खासियत है कि इसमें बहुत ही समराइज चीज़ लिखी है। तो या तो आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखे हैं तो ठीक है, सॉरी, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब यहाँ पर ये 0 है। अब यहाँ से हमने देखा कि मान लीजिए ये 0 अंश है। जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, ये तो ये कोण कितने का बन जाएगा? 90 का बन जाएगा। इसीलिए इसमें बता रहा है कि 90 अक्षांश ऊपर हो सकते हैं, इसी प्रकार से 90 अक्षांश नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो अपना व्रत है, विषुवत व्रत है, ये 0 अंश है। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अक्षांश, अब अक्षांश या फिर जो हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, इसे समझते हैं। मैं आपको फिगर में समझाना चाहूँगा कि देखिए हम इसमें से इस तरह से अक्षांशों को जान रहे थे, लेकिन अगर देशांतर जानना है हमें तो देशांतर हम ऐसे जानेंगे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर देखिए अक्षांश समांतर है अभी, तो अक्षांश समांतर को यहाँ पर समझते हैं कि अक्षांश समांतर क्या है। अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। अक्षांश समांतर, अब देखिए ये जैसे ये है, तो यहाँ से अगर इसके समांतर यहाँ पे ऐसे ऐसे हम खींच रहे थे ये रेखाएं, तो यही रेखाएं थी, तो ये चूंकि समांतर है इसके, इसलिए इनको अक्षांश समांतर के नाम से जानते हैं। और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत के समांतर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। इन्हीं को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहते हैं। अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी को मिलाने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। वही जो हमने देखा कोणीय दूरी को, देखिए मैं कैसे मिला रहा था, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे कोण मिला रहा था मैं, यहाँ पे मान लीजिए 30-30 मिलाया, फिर इनको ऐसे मिला रहा था, तो यही जो को मिलाया जा रहा है वो क्या कहला रहा है, अक्षांश रेखा कहला रहा है। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश की रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों को 0 अंशांश का मतलब कहेंगे। तो जो अपनी भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, और नीचे अगर जो होंगी दक्षिण में होंगी तो उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होगा। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है। अब देखिए ये कैसे, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 0 डिग्री है और इसके ऊपर मान लीजिए हमने 1 डिग्री पे खींचा, एक्चुअली ये 1 होगा नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये, इस दूरी को कितना है, ये 111 किलोमीटर है, ठीक है। और चूंकि ये समांतर हैं इसलिए इनके बीच की दूरी जो है ना सब जगह क्या होगी, समान होगी, और सबके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। नोट, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इसी प्रकार से अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो भी हम कितने अक्षांश खींच सकते हैं कि 89 खींच सकते हैं समांतर अक्षांश। तो इस प्रकार से अक्षांशों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 179। तो इस प्रकार से देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, इसे हमने क्या किया कि 0 माना। अब जब हम इसके नीचे की ओर इस प्रकार से खींचते जाएंगे तो यहाँ तक जब हम 90 तक जाएंगे तो दोनों तरफ हम 89 और 89 ही अक्षांश क्या करेंगे, खींच पाएंगे। तो इनको अगर हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें 179 ये अक्षांश मिल जाएंगे। तो यही इसमें से बोल रहा है कि इस प्रकार से अक्षांश होंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा, और अगर नीचे की ओर चढ़ें तो दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए कि 0 है और यहाँ से अगर हम 23.5 अंश नीचे की आए और 23.5 अंश ऊपर की ओर जाएं तो ऊपर वाली को कर्क और नीचे वाली को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर हम 66.5 डिग्री पे चले जाएं तो उसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और अगर नीचे की ओर चले जाएं तो उसे हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। मतलब कि जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, अगर इसके यहाँ तक 66.5 डिग्री तक जाएं ऊपर और 66.5 डिग्री तक जाएं नीचे, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे यहाँ पे, आर्कटिक वृत्त। और नीचे 66.5 का जो होगा इसे कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। क्यों, क्योंकि आर्कटिक ऊपर है और अंटार्कटिक क्या है, नीचे है। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। जो अपनी कर्क रेखा है, कर्क रेखा हम जान रहे हैं कि ऊपर जब चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर है, तो वो किन किन देशों से गुजरती है, वो गुजरती है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। तो कर्क रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो इनसे क्या है कि इनसे गुजरती है कौन सी रेखा, अपनी मकर रेखा। एक चीज और यहाँ पर देखिए भारत भी आया है, इसका मतलब कर्क रेखा क्या है, भारत से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में लगभग बांटती है।
विषुवत रेखा निम्न देशों से गुजरती है। विषुवत मतलब जो 0 डिग्री है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती, इनसे विषुवत वृत्त जो है अपना 0 अंश जो है वो इनसे गुजरता है। अगला है देखिए देशांतर, जिनको हम लैंगिट्यूड कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि अपनी पृथ्वी है, तो ग्रीनविच रेखा जो है, ये ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड है वहाँ से निकलती है, उसको 0 अंश मान लिया गया। अब यहाँ से अगर कोई भी कोणीय दूरी मान लीजिए कि हम माने, अगर यहाँ पर हम कोणीय दूरी 1 डिग्री माने, 2 डिग्री माने, ये दोनों इस तरह से मानते चले जाएं, तो इस प्रकार की जो रेखाओं का निर्माण होगा उसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानेंगे। और इसका 0 अंश जो है वो कैलकुलेट कहाँ से किया जाएगा, वो ग्रीनविच से किया जाएगा, और ग्रीनविच जो है वो इंग्लैंड से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से ये कोणात्मक जो दूरी है वो देशांतर कहलाती है। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होगी वो बराबर नहीं होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, मतलब इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब देखिए ये सारा एक्चुअली फिगर में ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने ये माना कि ये ग्रीनविच है और ये देखिए ये 0 है, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। अब हम माने कि इस ग्रीनविच से 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से आएगा, तो मान लीजिए रेखाएं इस प्रकार से चली ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे रेखाएं बनेंगी, ठीक है, इस प्रकार से बनेंगी रेखाएं। क्योंकि मान लीजिए हमने ये माना कि ये 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ से इसको मिलाया, फिर यहाँ से इसको मिलाया, तो ऐसे ऐसे रेखाएं बनेंगी ये रेखाएं। तो देखिए ये ध्रुवों में ऊपर और नीचे एक साथ मिल जाएंगी, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा जो इनके बीच की दूरी होगी वो कहाँ होगी, 0 डिग्री पे होगी, ठीक है, ये वाली दूरी देखिए सबसे ज़्यादा है। तो वही बात इसमें कह रहा है कि इनके दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो यहीं पर जो दूरी है वो कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर होगी। मतलब कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 0 डिग्री पर यानी कि भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होगी। और उसको हमने देखा था कि जो अपनी अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। मतलब वही कि देशांतर रेखा को कैलकुलेशन करने के लिए ग्रीनविच बना लिया गया और वो ग्रीनविच वहीं से माना गया। अतः इसे हम प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो प्रधान माध्याह्न रेखा भी उसी रेखा को हम कहते हैं, ग्रीनविच रेखा को। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की गणनाएं करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी, यहाँ से हमने देखा कि ये अपना ग्रीनविच है, और ग्रीनविच से हम इधर को चलेंगे तो ये पूर्व हो जाएगा, और अगर इधर को चलेंगे तो हम पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वी अपनी क्या है, राउंड पे, तो आप जब घूम के इसके राउंड तक यहाँ तक आएंगे ना, यहाँ तक, तो ये घूमने में आपको कितना घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री, ठीक है, कितना, 180। तो अगर इधर को आप चलेंगे तो 180 डिग्री पश्चिम चल लेंगे, यहाँ को अगर चलेंगे तो 180 डिग्री पूर्व को और आप चल लेंगे। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। प्रधान माध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिम देशांतर, मतलब जो प्रधान रेखा ये है अपनी, इधर की रेखाएं हैं तो उन्हें पश्चिम की देशांतर कहेंगे, इधर की रेखाएं हैं तो उन्हें पूर्व देशांतर कहेंगे, पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध भी कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात, मान लीजिए ये वहाँ से 0 डिग्री माना गया, तो यहाँ का जो है ये पूर्वी गोलार्ध और यहाँ का क्या है, पश्चिम गोलार्ध कहलाएगा। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में देखिए एक राउंड घूम लेती है। तो अगर यहाँ से चल के मान लीजिए हम यहीं आ जाते हैं,
तो इतना आने में हमें कितना चलना पड़ता है, 360 अंश चलना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ वही चीज़ अभी हमने जो आपसे बात की कि मान लीजिए ये पृथ्वी थी और यहाँ से हम चलना शुरू किया और हमने यहाँ से घूम के इधर तक आए, मतलब इसका आधा राउंड मार दिए, इसके पीछे तरफ हम मार दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 180 घूमा, यहाँ से घूमेंगे तो 180 घूमेंगे, तो पूरा राउंड कितना हो जाएगा, 360 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अंश की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो और इसी जो टाइम है इसी से हम समय की गणना करते हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर पे मिलते हैं। मतलब ये कि देखिए जैसे ये है तो हम जान रहे हैं कि ये ग्रीनविच रेखा है और मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री है, तो इन दोनों का ये जो कंजक्शन पॉइंट है ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ये अटलांटिक महासागर पे मिलते हैं। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। अब देखिए जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है अपना, तो इसमें अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं होंगी। तो देखिए ये मान लीजिए अपनी अक्षांश रेखाएं हो गई और ये अपनी देशांतर रेखाएं हो गई। तो इन दोनों के जाल ये जो बन रहा है ना, इसी जाल को क्या कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। संक्रांति देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। जो सूर्य है वो उत्तरायण होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर आभासी गति उसकी होती है, और वही दक्षिणी गोलार्ध की ओर भी उसकी आभासी गति होती है। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा जो होती है उसे ही हम संक्रांति कहते हैं। इसमें से कर्क संक्रांति। अब देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे लंबवत चमकता है और इसे ही कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य की जो आभासी स्थिति होती है वो उत्तरी गोलार्ध में हमें प्रतीत होती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है क्योंकि उस समय सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ये क्या है, ये पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो उस समय दिन और रात पूरे ग्लोब में बराबर होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, विषुव के नाम से जानते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। मतलब कि 23 सितंबर और 21 मार्च इस समय जो सूर्य है वो किस में चमकता है, अपने इसमें चमकता है, 0 डिग्री पे चमकता है, विषुवत रेखा पर चमकता है। और इसी को जो टाइम है वो देखिए कब, मतलब 2 टाइम हमें मिल रहे हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो इन्हें ही अगर हम देखा जाए तो क्रमशः 23 सितंबर को क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं, और 21 मार्च को क्या कहते हैं, बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध का प्रकाश 12 घंटे या इससे अधिक होता है वहाँ पर, अतः यहाँ बड़े दिन होते हैं। मतलब कि 21 मार्च से अगर हम 23 सितंबर तक का टाइम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि गर्मी होती है और दिन यहाँ पर बड़ा होता है, रातें यहाँ पर छोटी होती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर चले जाते हैं वहाँ पर दिन की जो अवधि है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और उत्तरी ध्रुव में अगर पूरे पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ 6 महीने पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, दिन के हो जाते हैं। इसीलिए ध्रुवों में 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और उसकी उत्तरायण स्थिति होती है तो उस समय उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है, और जब ये दक्षिणायन में चला जाता है तो दक्षिण में इसी प्रकार से दिन होता है और उत्तर में रात होती है। तो इस प्रकार से ध्रुवों में 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। तो दिन व रात छोटा बड़ा कैसे होता है,
पृथ्वी का अपने अक्ष में झुके होने के कारण। सूर्य ग्रहण क्या है?